हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। हम लोग पॉलिटी की कंप्लीट लेक्चर सीरीज कर रहे थे जिसमें हम लोग पार्ट 5 को पढ़ रहे थे। देखिए, पीछे भी सारे काफ़ी पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A और पार्ट 5 भी कंप्लीट कर देंगे जल्दी हम लोग। आप लोग को देखिए पढ़ना कैसे है प्लेलिस्ट में जब आप लोग जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें पहले लिखा होगा प्लेलिस्ट में पार्ट 3 लेक्चर 1, पार्ट 3 लेक्चर 2। इस तरीके से पार्ट 4 अगर होगा तो पार्ट 4 लेक्चर 1, जिससे आपको एक ऑर्डर में चीज़ें मिल जाएंगी कि पढ़नी कैसे हैं और समझनी कैसे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर को ब्रेक मत करिएगा, देखिएगा तो लाइन से उसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा। आज हम लोग एक चार टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैग। कैग हम लोग एक अलग से लेक्चर में पूरा पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज समझेंगे जो यूज़ होती हैं पार्लियामेंट में, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 में। एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, अगर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो जो आर्टिकल 63 है हमारा, वो बोलता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सेकंड हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस होता है इंडिया में। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस होता है इंडिया में। और इनकी जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में रैंक होती है वो भी सेकंड होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सेकंड रैंक होती है। और ये जो मेन फंक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये होता है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ध्यान रखिएगा, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो वाइस प्रेसिडेंट का अपना खुद का कोई फंक्शन नहीं होता है, या तो वो एक्ट करते हैं, अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते हैं तो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। और इनको जो सैलरी भी मिलती है, ये देखिए, इनको जो सैलरी भी मिलती है ये मिलती है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। देखिए, आर्टिकल 66 जो है, देखिए आर्टिकल 66 जो है वो बताता है कि एलिजिबिलिटी देता है कि क्या होनी चाहिए। तो 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, फिर देखिए और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं इनके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए, जो इलेक्शन टर्म ऑफ ऑफिस ये होता है वो कैसे होता है। देखिए, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे प्रोपोर्शनल, ये सब की वर्ड्स हैं तो मैं यहाँ पे इनको नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और देखिए, ये इसमें भी वही होता है, मैंने आपको वहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट समझाया था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज होते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, एमपीज जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन नहीं करता है? देखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होता है इसमें। ध्यान रखिएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वर्क करता है एज अ, मतलब प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट रेयर ओकेजन में, जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होता है। और अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखें तो ये जो वर्क है इसका, इनका काम क्या है? इनका काम है प्रिसाइड करना राज्यसभा में। तो इसलिए इसमें इन लोग को इंक्लूड नहीं करते हैं, एमएलए और एमएलसीज को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इनके बारे में भी हम लोग मीन्स नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
कि इनकी पावर्स क्या होती हैं, इनका रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है ना, अगर हम प्रेसिडेंट के ऑफिस की बात करें तो ये हम लोग का प्रेसिडेंट का ऑफिस है ब्रिटिश मॉडल पे, ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट का मॉडल है हम लोगों का, वो है हम लोग का अमेरिकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर हम ओथ की बात करें तो जो प्रेसिडेंट है, ही टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस, ठीक है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है वो लेता है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखिएगा, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। और जो वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो ओथ लेते हैं वो लेते हैं ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू फेथ एंड एलियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए वाइस प्रेसिडेंट के बाद हम लोग देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए आर्टिकल 74, दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 74 और 75, ये दोनों जो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये डील करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से। तो अगर हम बात करें, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है पीएम, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इवन इफ नॉट अ मेंबर यू कैन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ, फिर आपको बनना पड़ेगा, 6 मंथ तक आप रह सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप रह सकते हो 6 मंथ के लिए, अगर आप नहीं हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तब भी। और इसके बारे में देखिए थोड़ा सा आर्टिकल्स हैं, उससे हम लोग समझते हैं। देखिए आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, वे और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होना चाहिए, जो एड एंड एडवाइस करे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट करे इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, जो उसको दी गई हो। और जो प्रेसिडेंट है, देखिए जो प्रेसिडेंट है, ही मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस, वो ऐसा कर सकता है कि बोल सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि वो एडवाइस को रिकंसिडर करे, और प्रेसिडेंट जो है उसको एक्ट करे इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस रिकंसिडर्ड, और जो जो रिकंसिडर्ड एडवाइस जो दिया जाए उस पर प्रेसिडेंट जो है एक्ट करे, ठीक है। ये आर्टिकल 74 क्लॉज 1 था। अब देखिए 74 क्लॉज 2 क्या कहता है। देखिए 74 क्लॉज 2 कहता है कि व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है वो इंक्वायर नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। ये दो आर्टिकल हैं 74 में। और 75 आर्टिकल क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 75 को डिस्कस करते हैं। 74 के देखिए दोनों क्लॉज मैंने डिस्कस कर दिया आपको। अब चलिए आर्टिकल 75 के भी सारे क्लॉज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 75 क्लॉज 1, देखिए आर्टिकल 75 क्लॉज 1 कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट करता है, ठीक है, वो अपॉइंट किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो अदर्स मिनिस्टर होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाने चाहिए बाय प्रेसिडेंट, और किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस में। ये क्लॉज 1 कहता है। और 75 क्लॉज 2 कहता है कि जो मिनिस्टर हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, जो मिनिस्टर हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा। तो 75 क्लॉज 3 क्या कहता है, देखिए 75 क्लॉज 3, देखिए 75 क्लॉज 3 कहता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए टू द हाउस ऑफ द पीपल। और हाउस ऑफ द पीपल क्या होता है, लोकसभा।
75 क्लॉज 4 क्या कहता है? 75 क्लॉज 4 कहता है कि बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शेल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, ओथ के बारे में बात करता है और आपको पता ही है ओथ कहाँ पे आपको मिलेगी, थर्ड शेड्यूल में, ध्यान रखिएगा इसको बात को। ठीक है, उसमें ओथ्स दी हुई हैं। और 75 का क्लॉज 5 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 कहता है कि जो मिनिस्टर है वो मेंबर होना चाहिए किसी भी हाउस का विद इन 6 मंथ। मतलब अगर नहीं भी है तो विद इन 6 मंथ उसको किसी भी हाउस का मेंबर जो है वो बनना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू कर सकेगा। और आर्टिकल 75 क्लॉज 6 क्या कहता है? आर्टिकल 75 क्लॉज 6 कहता है कि पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी सैलरी और अलाउंस। आपको पता है कि सैलरी और अलाउंस कहाँ पे दिए हुए हैं? वो दिए हुए हैं आपके सेकंड शेड्यूल में। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ देता है कभी कभी। फिर चलिए आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इसको। अब देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम लोग हायरार्की को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है, इस तरीके से चीज़ें हैं। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़े फैंसी वर्ड्स हैं, थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं इनको। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? ये कैबिनेट मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये टॉप मोस्ट होता है और ये मैनेज करते हैं मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री अपनी इंडिपेंडेंटली। और इवन पीएम इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंटरफेयर, इंडिपेंडेंट ये लोग अपनी मिनिस्ट्री को मैनेज करते हैं। और पीएम भी मतलब अलाउड नहीं होता है कि उनको इंटरफेयर करें। तो वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के, तो ये अपना टॉप मोस्ट लेवल पे होते हैं। फिर हम लोग अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, ठीक है, अगर हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो ये एक रैंक नीचे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से। ध्यान रखिएगा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो एक रैंक नीचे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से। और इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, मतलब दो तरीके के होते हैं, एक वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो इसके अंदर दो तरीके के रहते हैं, एक वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली और दूसरा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को। ठीक है, और कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो अलॉट करते हैं उनको जॉब की, उनको क्या जॉब करना है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, फिर हम लोग देखें डिप्टी मिनिस्टर क्या होता है। अगर हम लोग बात करें डिप्टी मिनिस्टर की, अगर हम डिप्टी मिनिस्टर की बात करें, ये जो ऊपर आप दोनों देखे थे ना कि कैबिनेट मिनिस्टर और दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और मिनिस्टर स्टेट में भी आपने दो चीजें देखी थी। ठीक है, तो ये जो डिप्टी मिनिस्टर करता है ये सभी को असिस्ट करता है। जो ऊपर दो कैटेगरी थी, कैबिनेट मिनिस्टर को भी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। अभी इस समय कोई भी डिप्टी मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट 36 ईयर्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट 36 ईयर्स हो गए हैं और कोई भी डिप्टी मिनिस्टर नहीं है, और प्रोविज़न है अपॉइंट करने का। देखिए, और आपने बहुत बार सुना होगा पार्लियामेंट सेक्रेटरीज के बारे में। तो देखिए, जो पार्लियामेंट सेक्रेटरीज क्या होते हैं? अगर हम पार्लियामेंट सेक्रेटरीज की बात करें, ये असिस्ट करते हैं मिनिस्टर को डिस्चार्ज करने में अपनी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ को। ठीक है, और जो प्रोविज़न है वो हैज़ बीन रिमूव टू मेक, और ये प्रोविज़न जो है इसको रिमूव कर दिया गया है पार्लियामेंट सेक्रेटरीज का। और आपको एक चीज और बताते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मिनिस्टर कितने हो सकते हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की, तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर होते हैं इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द पीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो एक्सीड नहीं कर सकते 15% से ज़्यादा। ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं एक्सीड कर सकते जो जितने भी मेंबर होते हैं लोकसभा में। अब देखिए, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 552 कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैक्सिमम कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं? 82 या 83, ये मैक्सिमम हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछ सकता है। बाकी देखिए, पीएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम पीएम की बात करें
तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कन्वेंशन है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी लोकसभा में एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और अगर देखिए पार्लियामेंट हंग पार्लियामेंट है, तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है डिस्क्रिशन इसमें सिलेक्शन में और अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है। और इस केस में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को एक टाइम दिया जाता है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को सीक कर सके एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, और देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, कुछ बॉडीज हैं जिनके वो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं। इनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है। देखिए यूनियन कैबिनेट तो वो हेड करते ही हैं। ठीक है। फिर देखिए नीति आयोग, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है। ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल है, इसको आप लिख लीजिएगा, इंटर स्टेट काउंसिल है। और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है। तो इन सब के जो हैं वो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और अगर मैं आपको बताऊं, देखिए अगर रेजिग्नेशन और अगर डेथ होती है प्राइम मिनिस्टर की, तो वो डिसॉल्व कर देती है एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और देखिए और प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन मैं आपको बताऊं तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेट करता है एजेंडा ऑफ लोकसभा का अलोंग विद द स्पीकर। देखिए और जो टर्म होता है प्राइम मिनिस्टर का वो फिक्स नहीं होता है लाइक एनी अदर मिनिस्टर। ये जो होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को मतलब किसी भी टाइम मतलब प्रेसिडेंट जो है किसी भी टाइम अगर मेजोरिटी में गवर्नमेंट है तो उसको डिसॉल्व होने करने के लिए बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट डिसमिस नहीं कर सकता है गवर्नमेंट को, क्योंकि मेजोरिटी में है और ये जनता का कॉन्फिडेंस होता है, मेजोरिटी होती है, तो उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स है कि आखिर में कैबिनेट की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई कैबिनेट वॉज नीडेड। तो देखिए चार पांच पॉइंट है सिंपल से, इनको आप समझ लीजिए कि इट इज़ डिफिकल्ट टू मीट ऑफन एज लार्ज नंबर्स। इतने सारे नंबर्स लोग सब एक साथ इकट्ठे होने में दिक्कत होती है, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, तो हम लोग एक नंबर असाइन कर दिया गया कि इतने लोग मिलके डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। और अगर देखिए स्मॉलर ग्रुप होगा तो डिसीजन लेना हमेशा आसान आसान रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। स्मॉलर ग्रुप्स होंगे तो जल्दी से इकट्ठा हो जाएंगे और डिसीजंस को लिया जा सकता है। और जो कैबिनेट होती है वो कंप्राइज होती है सीनियर लीडर्स होते हैं उसमें। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो एक तरीके से बोलते हैं कि दे हैव टू प्रूव देयर लॉयल्टी एंड मेटल स्टिल दे आर इन प्रोग्रेस एंड दे आर वर्किंग, इस तरीके से होता है। और देखिए कैबिनेट जो है वो जनरली ओवरलोडेड विद वर्क, देयरफॉर स्मॉलर बॉडीज विद इन द कैबिनेट। अब कैबिनेट तो भी देखिए बहुत सारा काम होता है, तो उसके अंदर भी छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, कैबिनेट कमिटीज होती हैं, सो दैट एवरीबडी डज नॉट हैव टू प्रेजेंट इन एवरी डिस्कशन। तो ऐसा फिर जरूरी नहीं होता कि सबको हर किसी डिस्कशन में प्रेजेंट होना है। हम लोग सारी कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, इसको भी देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे की डिस्कशन में हम लोग देखते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। ये अटॉर्नी जनरल की अगर हम लोग बात करें, जो आर्टिकल तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो आर्टिकल 76 जो होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है। और जो अटॉर्नी जनरल है वो इंडियन गवर्नमेंट्स के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं और उनके प्राइमरी लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं और प्राइमरी लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट के। ठीक है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के अटॉर्नी जनरल की, तो जो क्वालिफिकेशन होती है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। और जैसे मिनिमम 5 years ऑफ सर्विस एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और 10 years एज एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, ये इस तरीके से रहता है।
चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इससे मिलते जुलते कुछ चीज़ें हैं, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा उसको भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए अटॉर्नी जनरल, ठीक है, और एडवोकेट जनरल में क्या डिफरेंस होता है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में, देखिए जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, ठीक है, वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के। और अगर हम ये एडवोकेट जनरल की बात करें तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के, ठीक है। फिर हम अगर बात करें अटॉर्नी जनरल में, तो जो अटॉर्नी जनरल है इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, ठीक है। अब देखिए अटॉर्नी जनरल वर्सेस सॉलिसिटर जनरल, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हो गए कंट्री के, और सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो सेकंड, ध्यान रखिएगा लिख लीजिएगा, सॉलिसिटर जनरल सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, हाँ, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। तो जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करता है, ठीक है। और जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनको खुद असिस्ट करने के लिए एडिशनल 3 या 4 सॉलिसिटर जनरल होते हैं, नंबर आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, उनको भी असिस्ट करने के लिए होते हैं। अब देखिए अटॉर्नी जनरल, और अगर हम लॉ मिनिस्टर की बात करें तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। अटॉर्नी जनरल, इनको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। देखिए अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो देखिए अगर कोई ज़रूरत है सीख करने की कोई लीगल मैटर, तो जो लॉ मिनिस्टर होता है वो सुपीरियर होता है अटॉर्नी जनरल के, ठीक है। और जितने भी जो रेफरेंसेस होते हैं वो जो दिए जाते हैं लॉ मिनिस्ट्री को, वो अटॉर्नी जनरल को दिए जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कैग की, अगर हम लोग लास्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें आज के, कैग की बात करें, कैग पे मैं पूरा लेक्चर बनाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि देखिए आर्टिकल 148 जो है वो कैग की बात करता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फैक्ट ये आप ध्यान रखिएगा, अपॉइंट कौन करता है कैग को, देखिए कैग को जो अपॉइंट करते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो कैग है ही कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और जो ये जो ग्राउंड है रिमूवल के वो है प्रूव मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो कैग जो है वो ऑफिस अपने आप वेकेंट हो जाता है अगर एक बार 65 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर ली, या फिर 6 ईयर्स इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कैग पे पूरा लेक्चर करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आप लोग एंशियंट हिस्ट्री की भी देखिए सीरीज शुरू हो गई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और एथिक्स की भी सीरीज शुरू हो गई है, ठीक है। धीरे धीरे और भी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और मंथली का क्विज, वीकली क्विज आ ही जाता है, उसमें टॉप 50 रहते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 50 करंट अफेयर्स, जो 60 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इनको देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। तो चलिए आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन आप लोग दबाइएगा, तो जिससे कि अगर लेक्चर जैसे ही ऑनलाइन होगा और आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।